नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। कल मोदी सरकार ने अपनी शपथ ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज ये पहला दिन, पूरा दिन एक्शन पैक्ड रहा। अब से थोड़ी देर पहले मोदी 3.0 सरकार के विभागों का बंटवारा भी हो गया, लेकिन इससे पहले जब सुबह की शुरुआत हुई तो शुरुआत में दो बड़े फैसले लिए गए। जहां पहला हस्ताक्षर पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त को जारी करते हुए किया, तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट की पहली बैठक और पहली बैठक में पहला फैसला गांव गरीब के लिए, जिसमें पीएम आवास योजना में अतिरिक्त 3 करोड़ आवास बनाए जाएंगे, इसको मंजूरी दी गई। साथ ही साथ तमाम जो कैबिनेट के विभागों का बंटवारा हुआ है उसमें भी दो संदेश बहुत साफ दिखाई देते हैं। जहां एक तरफ एनडीए के साथियों को कई नए विभाग दिए गए हैं, साथ ही साथ एक सामंजस्य बिठाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सीसीएस के वो जो 4 एक तरह से पद हैं उन्हें सरकार ने अपने पास ही रखा है, जिसमें एक बड़ा संदेश है देश की जनता को। जिस मजबूत मोदी सरकार को लगातार 10 साल से देश की जनता चुनती आई है, उसका काम बदस्तूर ऐसे ही जारी रहेगा, क्योंकि गृह मंत्रालय अमित शाह के पास है, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह के पास है, वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास है। इसी के साथ कई और संदेश हैं आज विभागों के बंटवारे में। इन सब पे होगी विस्तार से चर्चा दिन भर की खबरों पर, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक, मंत्रियों के विभाग का हुआ बंटवारा। अमित शाह को गृह, राजनाथ सिंह को रक्षा, नितिन गडकरी को सड़क परिवहन तो शिवराज सिंह को कृषि, वहीं जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा, वित्त मंत्रालय संभालेंगी निर्मला सीतारमण। एनडीए के सहयोगी दलों में जेडीयू के लल्लन सिंह को पंचायती राज तो टीडीपी के राममोहन नायडू को मिला नागरिक उड्डयन मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण मिला एलजेपी के चिराग पासवान को। मोदी की नई कैबिनेट का पहला फैसला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ ग्रामीण और शहरी अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी। एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जैसी अन्य बुनियादी सुविधाओं से होंगे लैस। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में लिया पहला अहम फैसला। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी की, 9 करोड़ 30 लाख किसान होंगे लाभान्वित। प्रेम सिंह तमांग लगातार दूसरी बार बने सिक्किम के मुखिया। राजधानी गैंगटोक के फुलजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने दिलाई मुख्यमंत्री पद की शपथ। रियासी में श्रद्धालुओं के बस पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश तेज। उपराज्यपाल ने कहा कोई दोषी नहीं बख्शा जाएगा। मृतकों के लिए 10 लाख और घायलों के 50,000 के मुआवजे की घोषणा। इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर। इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है स्वतंत्र और समाज के लिए योग। माफ करिएगा, स्वयं और समाज के लिए योग। महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का रेड अलर्ट, तो देश के उत्तरी राज्यों में जारी रहेगा प्रचंड गर्मी का कहर। मोदी सरकार 3.0 के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया है। ज्यादातर बड़े विभागों के मंत्री अपने विभागों में बने हुए हैं। राजनाथ सिंह रक्षा,
अमित शाह गृह, निर्मला सीतारमण वित्त, नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग और पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने रहेंगे। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान कृषि और किसान कल्याण के साथ ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के साथ रसायन और उर्वरक मंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं आपको विस्तार से बताते हैं कि किसको क्या विभाग मिला है। मोदी 3.0 में विभागों का बंटवारा हो गया है। राजनाथ सिंह एक बार फिर रक्षा मंत्री बने रहेंगे। रक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे राजनाथ सिंह। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनको लेके कई चर्चा हो रही थी लगातार, लेकिन उन तमाम चर्चाओं को दरकिनार करते हुए वहीं अमित शाह गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्री रहेंगे। ये दोनों मंत्रालय एक बार फिर अमित शाह के पास ही है। गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय दोनों ही मंत्रालय अमित शाह के पास हैं। संदेश बहुत साफ है मोदी 3.0 का। नितिन गडकरी एक लंबे समय से जिस तरह से देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर लगातार काम करते रहे हैं, उसी के तहत कंटिन्यूटी के जनादेश के साथ ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बने रहेंगे मोदी 3.0 में। ये बड़ा एक तरह से संतोष देशवासियों को भी है, क्योंकि लगातार देश की जनता ने एक बहुत बड़ा भरोसा नितिन गडकरी में भी जताया और नितिन गडकरी के भरोसे का एक तरह से कह सकते हैं परिणाम भी देशवासियों के सामने रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की अगर बात करें, वहीं जेपी नड्डा को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग दिया गया है। इसी के साथ अतिरिक्त विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है। रसायन विभाग का भी दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिवराज सिंह चौहान के पास अपना एक लंबा अनुभव है। मध्य प्रदेश में हम जानते हैं कि जिस समय किसान आंदोलन को लेकर तमाम राज्यों के किसान सड़कों पर थे, उस समय भी मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक संतुलन था, उसको देखते हुए वहीं निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री की जिम्मेदारी मोदी 3.0 में भी संभालती रहेंगी। एक लंबे समय से तमाम आर्थिक सुधारों की एक तरह से रोड मैप के साथ जिस तरह से मोदी सरकार आगे बढ़ रही है, और उन आर्थिक सुधारों का एक बड़ा असर न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था पे दिखाई दिया है, बल्कि 5वीं मजबूत भारत की अर्थव्यवस्था पे भी दिखाई देता है। वहीं एक और बड़ा चेहरा विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की विदेश नीति में एक बड़ा परिवर्तन लेके आए हैं। पिछले 5 साल में 2019 के बाद से एक पैराडाइम शिफ्ट देखा गया विदेश नीति में, और इस विदेश नीति को लगातार उसी रफ्तार उसी धार के साथ आगे बढ़ाते रहेंगे। एस जयशंकर विदेश मंत्री मोदी 3.0 में बने रहेंगे। तो ये 4 बड़े पद हैं जो सीसीएस के थे। लगातार भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि ये पद भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। पीयूष गोयल वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उद्योग जगत में एक बड़ा भरोसा जगाया पीयूष गोयल ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान, और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस पदभार को मोदी 3.0 में भी एक बार संभालते दिखाई देंगे। इसी के साथ तमाम अन्य विभागों में मनोहर लाल ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। हरियाणा से मनोहर लाल एक बार फिर एक तरह से मोदी 3.0 में उन नए चेहरों के तौर पर हैं, अनुभवी हैं, अपने अनुभव का सही इस्तेमाल के साथ मोदी 3.0 में शामिल हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री रहेंगे। नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाते हुए धर्मेंद्र प्रधान, और यह कहा जा रहा है कि मोदी 3.0 में एक तरह से कई ऐसे बड़े मंत्रालय हैं जो कि किसी देश की दिशा और दशा को तय करते हैं। तो एक कंटिन्यूटी के संदेश के साथ, निरंतरता के संदेश के साथ उन तमाम मंत्रियों को उन मंत्रालयों के साथ ही जोड़ के रखा गया है। उसी में से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने रहेंगे। एचडी कुमार स्वामी जेडीएस से हैं और इन्हें आपको भारी उद्योग मंत्रालय दिया गया है। ये भारी उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। जीतन राम मांझी सबसे वरिष्ठ एक तरह से सांसद मोदी 3.0 में एमएसएमई मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। बिहार में तमाम ऐसे एमएसएमई एक तरह से कह सकते हैं कि उद्योग हैं जिनमें एक नई जान फूंकने की जरूरत है। जीतन राम मांझी को एमएसएमई मंत्रालय का कार्यभार दिया गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ मोदी 3.0 में जीतन राम मांझी इस मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। लल्लन सिंह जेडीयू के बड़े नेता पंचायती राज, मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। लल्लन सिंह को यह बड़ा विभाग दिया गया है, जिसकी जिम्मेदारी के साथ ही लल्लन सिंह और जेडीयू के तमाम मंत्री जो हैं अब एक तरह से इस देश के विकास में एक नई रफ्तार लेके आएंगे। सर्बानंद सोनोवाल जहाजरानी मंत्री, ये मंत्रालय एक समय नितिन गडकरी के पास होता था। अब सर्बानंद सोनोवाल जहाजरानी मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे।
मोदी 3.0 में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। मोदी 3.0 में विभागों का बंटवारा हो चुका है और लंबा इंतजार किया जा रहा था। शाम को पहली कैबिनेट के फैसलों के साथ ही ये इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा था, जो इंतजार दिन में रहा था, लेकिन शाम होते होते 8 बजे तक ये तमाम मंत्रालयों और विभागों का बंटवारा। राम मोहन नायडू टीडीपी के सबसे युवा नेता है, नागरिक उड्डयन मंत्री, और हमने देखा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय को युवा नेताओं को एक लंबे समय से सौंपा जाता रहा है और उसका एक असर दिखता है। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय संभालेंगे। और कुछ नए एक तरह से एनडीए घटक दलों के चेहरों में जुएल ओराम जनजातीय कार्य मंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी से ये नेता हैं। जुएल ओराम जनजातीय कार्य मंत्री का पदभार संभाल रहे हैं और तमाम ये सभी मंत्री कल सुबह से अपने पदभार अपने दफ्तरों में पहुंचेंगे ऑफिस का चार्ज लेने के लिए। मोदी 3.0 में विभागों का बंटवारा किया जा चुका है। एक लंबा इंतजार एक तरह से कह सकते हैं, कल शाम से ही इंतजार था। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय का पदभार दिया गया है। कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी गिरिराज सिंह संभालेंगे। बेगूसराय से आप आते हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव पे दोहरी जिम्मेदारी। रेलवे मंत्रालय उनके पास पहले भी था 2.0 में, और अब सूचना प्रसारण और आईटी मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय उनके पास था। सूचना मंत्रालय भी अब अश्विनी वैष्णव के पास है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, एक बड़ी जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई है। नॉर्थ ईस्ट मिनिस्ट्री के तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो विकास लगातार किया गया है 10 साल में, उस विकास को किस तरह से आगे लेके जाना है, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी बड़ी भूमिका होगी। साथ ही मोदी 3.0 में भूपेंद्र यादव पर्यावरण और वन मंत्री। भूपेंद्र यादव इस जिम्मेदारी को मोदी 2.0 में भी संभाल रहे थे। समीर चौगांवकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति और पर्यटन मंत्री। समीर जी, किस तरह से आप देखते हैं मंत्रालयों के विभागों के बंटवारे को? कैबिनेट वही, नई चेहरे, क्या संदेश दे रहा है मोदी 3.0 का कैबिनेट? देखिए, मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये जो मंत्रालय का जो मोदी 3.0 का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो सबको मंत्रालय दिए गए, लगभग वैसे ही मंत्रालय दिए गए हैं जो 2019 के अंदर ये माना जा रहा था कि सीसीएस के अंदर जो सबसे पावरफुल माना जाता है कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, वो सारे मंत्रालय उन्हीं के पास रहे हैं। कोई उसमें बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। कुछ ऐसे शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बड़े नेता रहे, कृषि मंत्रालय के बारे में उन्हें कहा जा रहा था कि कृषि मंत्रालय मिलेगा। मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हरियाणा के 10 साल रहे, उनके लिए अर्बन डेवलपमेंट का जिक्र था, शायद वो भी उन्हें मिला गया है। सभी मंत्रालय मुझे लग रहा है कि जो जिस हिसाब से रहा है, एक बढ़िया मंत्रालय का वितरण हुआ है। कुछ एक मंत्रालय में जरूर सरप्राइजिंग लग रहा है, जैसे ज्योतिराज सिंधिया को सिविल एविएशन ले लिया गया है, उन्हें पूर्वोत्तर विकास का दे दिया गया है। लेकिन इस पूरे मंत्रालयों का अगर डिस्ट्रीब्यूशन आप देखो तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय अश्विनी वैष्णव के पास, जो 2019 में थे, आज भी उन्हीं के पास मिला हुआ है। रेलवे उनके पास है। I&B जैसा एक महत्वपूर्ण मंत्रालय जो पहले अनुराग ठाकुर के पास था, वो मंत्री नहीं बने हैं, तो वो इतना महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि अगर कहा जाएगा कि कोई विजेता बनकर कौन निकला है, तो मुझे लग रहा है कि अश्विनी वैष्णव बड़े विजेता बनकर निकले। इस जो भागदौड़ मारकाट मची हुई थी कि सहयोगी दल बड़े मंत्रालय मांग रहे थे, दूसरे लोगों का प्रेशर था, ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी का अश्विनी वैष्णव पर कितना ट्रस्ट है कि रेलवे जैसा बड़ा मंत्रालय जिसमें उन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था, रेलवे के जितने नए प्रोजेक्ट आए, बुलेट ट्रेन का हो, और बहुत पढ़े लिखे आदमी है, जमीन से जुड़े आदमी है, डिलीवर करना जानते हैं। रेलवे में जिस हिसाब से उन्होंने डिलीवर किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उन्होंने जिस हिसाब से डिलीवर किया, मुझे लगता है कि उन्हें इनाम मिला है कि उन्हें I&B इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का भी एक मंत्रालय, बड़ा मंत्रालय होता है, वो भी दिया गया है। ज्योतिराज सिंधिया जरूर मायूस होंगे कि ज्योतिराज सिंधिया को लग रहा होगा कि मुझे पूर्वोत्तर भेज दिया गया, जहां का मुझे कुछ जानकारी नहीं है पूर्वोत्तर की, मुझे भी कोई अच्छा मंत्रालय मिल जाता। लेकिन समीर साहब, पूर्वोत्तर मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय रहा जिसमें 10 साल में एक तरह से केंद्र सरकार ने जो काम किया उसके बड़े असर भारतीय जनता पार्टी को, अगर हम उसके अपने विस्तार की बात करें, उसमें तो दिखाई देता है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों का भरोसा
और विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उस लिहाज से भी देखें तो जहां भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार लगातार पूर्वोत्तर को भारत के द्वार की तरह से कहती रही है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत उसे देखती रही है, उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब एक बड़ी जिम्मेदारी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दी गई है। बिल्कुल, इसमें कोई दो रात बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उन्हें संचार मंत्रालय भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि सर्बानंद सोनोवाल के पास अगर वो मंत्रालय रहता है, क्योंकि वो पूर्वोत्तर से आते हैं, आसाम से आते हैं, आसाम के मुख्यमंत्री रहे, वो पूर्वोत्तर को बेहतर समझते हैं सर्बानंद सोनोवाल, तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बहुत समझदार और पढ़े लिखे नेता रहे हैं, अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने सिविल एविएशन के अंदर, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हरदीप पुरी के पास वापिस पेट्रोलियम आ गया, पहले वो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, बाद में वो उनके पास अर्बन डेवलपमेंट आ गया था। धर्मेंद्र प्रधान के पास शिक्षा मंत्रालय वापस कंटिन्यू किया है, तो गिरिराज सिंह को वस्त्र मंत्रालय मिल गया है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा चिराग पासवान थोड़े मायूस होंगे इस मामले में, उन्हें खेल खाली एक मंत्रालय दिया गया है, वो बड़े मंत्रालय की उम्मीद कर रहे होंगे। इसके अलावा जितिन राम मांझी को मुझे लगता है कि बड़ा मंत्रालय दे दिया गया, जो नारायण राणे के पास हुआ करता था, वो एक बड़ा मंत्रालय चला गया है। मुझे लगता है विभागों का बंटवारा बहुत अच्छा और बहुत शानदार किया प्रधानमंत्री मोदी ने, और टीम का जो सिलेक्शन हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का, वह भी बहुत शानदार है। आप अगर देखेंगे तो वेल क्वालिफाइड एक अच्छे टीम प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई है, और गठबंधन की सरकार में रहते हुए किसी गठबंधन के सहयोगी का दबाव सरकार पर दिख नहीं रहे। आप देखिए, नीतीश कुमार को एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का विभाग मिला है, नायडू को भी, चंद्रबाबू नायडू की तेलुगुदेशम पार्टी को भी एक कैबिनेट एक राज्य मंत्री का दर्जा मंत्रालय मिला है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सामंजस्य से बेहतर दिया गया है। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया, जो गजेंद्र सिंह शेखावत के पास हुआ करता था। गजेंद्र सिंह शेखावत को दूसरे मंत्रालय में शिफ्ट कर दिया गया है। तो मुझे लग रहा है कि विभागों का बंटवारा बहुत अच्छा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी मुझे लगता है कि 5 साल किसी के पास एक विभाग रखते नहीं है, वो परफॉर्मेंस देखेंगे किसने कितना डिलीवर किया है। 1 साल बाद फिर मंत्रालय में फेरबदल हमें देखने को मिलेगा। जो बेहतर परफॉर्म करेंगे वो मंत्रालय में बने रहेंगे, जो एमओएस अच्छा करेंगे वो कैबिनेट मंत्री भी बन सकते हैं, और जो परफॉर्म नहीं करेंगे वो मंत्रालय से बाहर भी हो सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का टास्क रहता है, बेहतर टास्क मास्टर है, जो प्रधानमंत्री के टारगेट को अचीव करेगा वो मंत्रालय में बना रहेगा। अब देखते हैं कि मंत्री कैसे परफॉर्म करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सबसे काम करवाना जानते हैं। उनके सारे मंत्री 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी खुद 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। जब प्रधानमंत्री खुद 24 घंटे 7 दिन काम करेंगे बिना किसी छुट्टी दिए, तो मुझे लग रहा है कि मंत्रियों को भी ये जिम्मेदारी बढ़ती है कि जब हमारे प्रधानमंत्री 7 दिन काम कर रहे हैं। जी समीर जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पहला ही दिन शुरुआत की एक ऐसे हस्ताक्षर के साथ जिसमें किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किश्त जारी की। साथ ही साथ उन्होंने एक जो बड़ा फैसला लिया वो पीएम आवास योजना के तहत लिया, 3 करोड़ अतिरिक्त घरों का। क्या आप ये मानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना सरकार मतलब सामर्थ्य, समर्पण की ऊर्जा, यानी कि जो समर्पण की बात की जा रही है, कैबिनेट के सीसीएस के जो शुरू के जो 4 मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों के साथ भी एक संदेश क्या आपको लगता है उस समर्पण भाव में जनता को भी दिया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, विदेश नीति के साथ, विकास के साथ और गृह मंत्रालय के साथ किसी तरह की न छेड़छाड़ करके, तो तमाम जो नीतियां बनी हैं, चाहे राज्यों के लिहाज से, गृह मंत्रालय के लिहाज से, उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और वो उसी ताकत, उसी दृढ़ संकल्प के साथ और उसी कठोर फैसलों के साथ आगे बढ़ेगी? बिल्कुल, देखिए, आप जयशंकर विदेश मंत्री थे, उन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्म किया, उन्हें कंटिन्यू ये माना जा रहा था कि जयशंकर विदेश मंत्री बनेंगे। अमित शाह जी ने जिस तरीके से धारा 370 हटाने की भूमिका निभाई, जिस तरीके से सिक्योरिटी पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया, गृह मंत्रालय बेहतर तरीके से अमित शाह जी ने संभाला है, तो ये तय था कि अमित शाह जी गृह मंत्री बने रहेंगे। राजनाथ सिंह ने रक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उनका तय था। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के रूप में बेहतर परफॉर्म कर रही थी। अभी तो बजट आने वाला है कुछ ही दिनों में, इसी महीने बजट आएगा, सरकार का अगले महीने पूर्ण बजट आएगा, तो निर्मला सीतारमण बजट पे काम कर रही थी। तो पता था कि ये 4 मंत्रालय में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। नितिन गडकरी ने रोड पर जिस तरीके से परिवहन और रोड के अंदर जिस तरीके से जाल बिछा दिया है हाईवेज का, और जिस तरीके से सड़क पर बेहतर काम किया है, यह भी तय था कि नितिन गडकरी के पास वो मंत्रालय रहेगा। यह भी तय था कि रेलवे में जिस तरीके से काम किया है अश्विनी वैष्णव ने, उनके पास वह विभाग बना रहेगा। तो मुझे लगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रियों से एक बेहतर काम करवाया, और जब ऊपर जब दिखता है मंत्रियों की हमारा प्रधानमंत्री ईमानदार है, 24 घंटे काम करता है, और प्रधानमंत्री का तो मूल मंत्र रहा है कि समर्पण की भाव से काम करो, और प्रधानमंत्री तो उनको पूछते जिन्हें कोई नहीं पूछता था, उन्हें पूछते भी और उन्हें पूछते भी है। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास बनते रहे। आप उज्ज्वला योजना देखिए कि सिलेंडर महिला को दी गए, हर घर नल से जल की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी ने की, शौचालय की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी ने की, ड्रोन दीदी प्रधानमंत्री मोदी का दिया हुआ है, पायलट अब बताया प्रधानमंत्री मोदी ने। समीर जी, बहुत कम समय है, बहुत संक्षेप में
विपक्ष, अच्छा आप हमारे साथ बने ही हुए हैं, बहुत संक्षेप में, या फिर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और आपसे इस सवाल को आगे जारी रखते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जी। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने? क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। और नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने PMAY के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता देने का फैसला लिया है। भारत सरकार वर्ष 2015-16 से इस योजना को क्रियान्वित कर रही है ताकि पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं के साथ घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में आवास योजनाओं के तहत पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4 करोड़ 21 लाख घर पूरे किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित सभी घरों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ घरेलू शौचालय, LPG कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन आदि जैसी अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। आज कैबिनेट की बैठक में पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का फैसला लिया गया है। और आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यभार को संभाला और कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले सौगात देश के किसानों को दी। पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले सरकारी फैसले में उस फाइल पर हस्ताक्षर किए जो पीएम किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने से जुड़ी हुई थी। यानी अब पीएम के हस्ताक्षर के बाद देश के हर जरूरतमंद किसान को 2000 रुपए की 17वीं किस्त जारी हो गई है। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने किसानों को पहला तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त जारी कर दी है। 17वीं किस्त के तहत सरकार की ओर से कुल 20,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होगा। सरकार के इस फैसले से देश के 9 करोड़ 30 लाख किसानों को लाभ होगा। किसानों के खाते में जल्द ही 2,000 रुपए की किस्त आ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की अपनी पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए और सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों का जीवन आसान बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद पहला काम उनके लिए ही करने का अवसर मिला है।
इसके तहत पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त से जुड़ी फाइल पर हस्ताक्षर किया, जिसका लाभ देश के मेरे 9 करोड़ से ज्यादा अन्नदाताओं को होगा। आने वाले समय में हम किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए निरंतर काम करते रहेंगे। पीएम के इस फैसले पर तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि हमारी सरकार संकल्प पत्र के आधार पर चलेगी, हम स्थिर सरकार देंगे। प्रधानमंत्री काम भी शुरुआत किया है। पहली सिग्नेचर किसानों को समर्पित करते हुए किसान सम्मान निधि जी का पैसे किसानों को अकाउंट में डालने का 20,000 करोड़ का वितरण करने का फाइल भी सिग्नेचर किया है। किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को, युवाओं को समर्पित सरकार है हमारा। नई सरकार बनते ही पीएम किसान सम्मान निधि पर इस अपडेट से किसानों में जबरदस्त खुशी है। आज 17वीं किस्त मोदी जी ने डाल दी है हमारे खाते में, इससे हम अपनी धान की फसल को बहुत तैयार करके उसमें बहेंगे और काफ़ी अच्छी सरकार का सहयोग करते हैं। शायद ये जानेंगे कि मोदी जी हमारे लिए और कुछ करके दें। बीजेपी ने जो ये काम किया किसानों के हित में बहुत अच्छा ही किया है और हम चाहेंगे कि आगे भी मोदी जी कुछ ऐसी योजनाएं हमारे किसानों के लिए हमारे हित में लाते रहें, जिससे हमें और लाभ मिले। हम जो 17वीं जो किस्त आज हमारे खाते में आई है वो बहुत ही खुशी का वो है। कल ही सरकार बनी है और आज उन्होंने हमारे खाते में जो किस्त डाली है उस किस्त से पाकर मैं बहुत खुश हूँ। मोदी जी ने आज हमारे खाते में 17वीं किस्त किसान सम्मान निधि की डाली है। इससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत ही अच्छा लगा कि मोदी जी हम जैसे गरीब किसानों के बारे में सोच रहे हैं, जिससे कि हमारी खेती बाड़ी को हम ऊपर पहुंचा सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला जीत के बाद किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना है, जिसके माध्यम से किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 28 फरवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा 16वीं किस्त जारी की गई थी, जिसमें पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपए की किस्त दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH. Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि मोदी 3.0 इस सरकार का पहला दिन, और पहले दिन जो बड़े फैसले लिए गए हैं उसी पर आधारित हमारा आज का विशेष है। मोदी 3.0 गांव गरीब किसान को समर्पित। गांव गरीब किसान को समर्पित ये सरकार, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर अश्विनी महाजन हैं, आर्थिक विशेषज्ञ, और वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। मोदी सरकार का तीसरे कार्यकाल का पहला दिन, 2 बड़े फैसले किस तरह से आप देखते हैं? निधि है, ये एक कैश ट्रांसफर तो है, लेकिन ये बड़ी जिम्मेदारी से भरी हुई कैश ट्रांसफर, क्योंकि अलग अलग राज्यों में भी किसानों को इस प्रकार से कुछ राज्यों को दिया जाता है, लेकिन और कुछ राज्यों ने ये भी तय किया है कि किसान सम्मान निधि में कुछ एडिशन करके उनको दिया जाए। लेकिन जो किसान सम्मान निधि दी जाती है उसके माध्यम से किसान अपनी खेती बाड़ी को और बेहतर करने में
बीज खरीदने में, अन्य प्रकार के इनपुट्स खरीदने में उसका इस्तेमाल कर सकता है। और ये वास्तव में देश की खाद्य सुरक्षा और देश के जो कृषि के विकास के लिए जो हमेशा पीछे रह जाता है अन्य क्षेत्रों की तुलना में, इसलिए यह एक सम्मान निधि एक महत्वपूर्ण राशि है जो किसानों के लिए बहुत मायने रखती है। तो ऐसा देखने में आ रहा है कि जो किसान सम्मान निधि है, इसके माध्यम से किसान काफ़ी बड़ी मात्रा में अपने जो खास तौर पर कृषि से संबंधित जो उनसे जुड़ी हुई जरूरतें हैं उनको पूरा कर पाते हैं। तो ये वास्तव में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सराहनीय ये फैसला है। हालांकि ये तो एक सामान्य हो गया है, लेकिन सबसे पहला फैसला, सबसे पहला हस्ताक्षर इस पर होना ये एक विशेष मायने रखता है। जी अश्विनी जी, किसान सम्मान निधि योजना और पीएम आवास योजना दो एक ऐसे मतलब कृषि क्षेत्र भारत के लिए किस तरह से एक तरह से किसानों को मजबूत करने के लिए लगातार 10 साल से मोदी सरकार काम कर रही है, साथ ही गरीबों को आवास देना, यानी कि जो उनके सामर्थ्य का नहीं है उसको सरकार अपने हिस्से से पूरा करे। ये जो एक भाव था, क्या आपको लगता है जब गठबंधन सरकार है उसमें भी ये कुछ इस तरह की योजनाएं किसी भी देश के लिए होती हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, ये कितनी आगे जा पा रही हैं, इस पे सबकी नजर थी। तो ये पहले दो बड़े फैसले सरकार ने बहुत साफ संदेश दे दिया। देखिए, ये जो 3 करोड़ अतिरिक्त घरों के लिए है, इससे पहले 4 करोड़ घर पहले बन चुके हैं जी। ये उन लोगों के लिए जिनके अभी बाकी बच गए या परिवार के एक्सपेंशन के कारण और घरों के निर्माण की आवश्यकता है। अगर आप ये देखिए कि यदि कोई गरीब व्यक्ति है और कच्चे घर में रहता है, उसके पास तमाम वो सुविधाएं नहीं है, न तो उसके पास बिजली कनेक्शन है, न पानी है, न शौचालय है, और जो घर की जर्जर स्थिति होती है उसके कारण उनकी कार्यक्षमता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये कोई छोटा फैसला नहीं है। सबसे बड़ा मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फैसला है कि 7 करोड़ घरों का निर्माण, 4 करोड़ बन चुके, 3 करोड़ के लिए और व्यवस्था हो गई। तो इससे पूरे जो जिसको हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कहते हैं उस पर एक बहुत बड़ी चोट है। अभी यूएनडीपी की रिपोर्ट आई, उसके बाद नीति आयोग की रिपोर्ट आई। दोनों रिपोर्ट से कहती हैं कि घरों के निर्माण के कारण, शौचालयों के निर्माण के कारण, बिजली और पानी की व्यवस्था के कारण और एलपीजी कनेक्शन के कारण जो लोगों के जीवन में बदलाव आया है, जो बहुआयामी गरीबी है, उस पर एक बहुत बड़ी चोट लगी है, जिसके कारण भारत में गरीबी के घटने की जो दर है वो दुनिया से कहीं ज्यादा हो गई है। यानी दुनिया के जो गरीब मुल्क हैं अभी भी जो है 0.202 मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पर हैं, और भारत जो है वो अभी 0.69 पर पहुंच चुका है 2022 तक। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हम दुनिया में कई मुल्कों से ज्यादा तेजी से गरीबी को घटा रहे हैं। वास्तव में मैंने कई बार ये कहा भी है कि दुनिया को सीखना पड़ेगा भारत से कि कैसे गरीबी दूर की जाती है। और मैं यहाँ ये रेखांकित करना चाहता हूँ कि 10 डायमेंशंस होती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की। 10 पर केंद्रित होकर के टारगेटेड अप्रोच के माध्यम से गरीबी को दूर करने का जो प्रयास हुआ है वास्तव में सराहनीय है। मैं इस विषय में सरकार ने जो धन आवंटित किया, जो धन खर्च किया, उसका एक विशेष महत्व है। ऐसा नहीं है कि धन बांट दिया गया, ऐसा नहीं कि कोई किसी को 1-1 लाख रुपया दे दिया गया, ऐसा नहीं किया गया। उसके माध्यम से जीवन में बदलाव लाया गया है। समीर जी, टारगेटेड अप्रोच के साथ गरीबी को कम करने के लिए 10 साल से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट, अपने साथियों के साथ काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दो बड़े फैसले इस लिहाज से भी देखे जाने चाहिए कि जब गठबंधन सरकार है उसमें भी, क्योंकि हम अतीत में देखते रहे हैं गठबंधन सरकारों के साथ किस तरह से योजनाएं एक तरफ हो जाती हैं और गठबंधन की जो अपनी जटिलताएं होती हैं वो हावी हो जाती हैं। इस समय इन दो फैसलों के साथ ये बहुत साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया। देखिए ऋतु जी, अगर आप प्रधानमंत्री 2014 से कार्यकाल देखेंगे तो प्रधानमंत्री लगातार गरीबों के लिए एक योजना लेकर आते रहते हैं और गरीबी उन्मूलन पर उनका विशेष फोकस रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मेरे लिए 4 ही जातियां हैं, गरीब है, युवा है,
और किसान है और महिला है। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी उन चारों जातियों को फोकस करते हुए काम कर रहे हैं। किसान और गरीब तो प्रधानमंत्री मोदी के हमेशा रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसे कोई पूछता नहीं है उसे मैं पूछता भी हूँ और पूछता भी हूँ। मैं किसी को खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिन्होंने खाया उन्हें लौटाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि गरीबों तक हक इसलिए नहीं पहुंच पाया कि भ्रष्टाचार से देश डूबा हुआ था। राजीव गांधी ने तो खुद ने कहा था कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे वहां पहुंचता है। राजीव गांधी को ये बात पता थी कि 85 पैसा भ्रष्टाचारियों में चला जाता है, लेकिन उस बीमारी का इलाज नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को जानते हैं कि अगर मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजूंगा तो ये व्यवस्था सुनिश्चित करूंगा कि 1 रुपया डायरेक्ट बेनिफिशियरी के पास जाए, और इसीलिए उन्होंने जो खाते में पैसा ट्रांसफर करने की व्यवस्था शुरू की। वो इस बात को मॉनिटर करते हैं कि जो योजना जिस व्यक्ति तक पहुंचना है वह पहुंच रही कि नहीं, और इसलिए जो प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो मेरी योजना बराबर पहुंचेगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया है कि पहला निर्णय ही उनका किसानों के लिए रहा, और अब देखिए कि तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी जिस गति से काम करेंगे, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का है। 24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। समीर जी, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों के साथ संसद तक भेजना, क्या आपको लगता है कि जनादेश अभी बहुत ताजा है? ऐसे में प्रधानमंत्री के ये 2 बड़े फैसले एक दूसरे मतलब निगाह से भी देखने की जरूरत है कि एक बड़ा संदेश उन्होंने देने की कोशिश की है। जो संदेश जनता ने उन्हें दिया 240 के साथ, उन्होंने एक बार फिर सरकार तीसरे कार्यकाल में पहले दिन में 2 बड़े फैसलों के साथ उस विश्वास को एक बार फिर और मजबूत करने की कोशिश की। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि जनता ने उन्हें 240 का समर्थन दिया है, 303 का समर्थन दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ये मान के चलते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों का जीवन स्तर मुझे उठाना है, उसके लिए मुझे 24 घंटे 7 दिन काम करना है। देश की जनता ने जरूर सीटें कम कर दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का उत्साह और कमिटमेंट कम नहीं हुआ है। 24 घंटे 7 दिन काम करने का समय कम नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का आप देखिए उसी स्पीड से वो काम कर रहे हैं। कल शपथ ग्रहण हुआ है, आज सुबह वो अपने कार्यालय चले जाते हैं और आज वो निर्णय ले रहे हैं, शाम को कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यही ऊर्जा मुझे लगता है कि देश की सबसे बड़ी ताकत है, और गरीबों की उम्मीद है कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी है तब तक उनका कोई बाहर नहीं सकता। प्रधानमंत्री जब तक बने रहेंगे इस देश को गरीबी से मुक्ति दिला देंगे, भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला देंगे और परिवारवाद से मुक्ति दिला देंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां एक तरफ अपने 2 बड़े फैसलों से आज अपने उसी कमिटमेंट, उसी ऊर्जा का परिचय दिया और कहा कि वो इसी तरह तीसरे कार्यकाल में भी आगे लगातार बढ़ते रहेंगे और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार दिन रात एक करेंगे। साथ ही साथ अपने पूरे कैबिनेट के विभागों के बंटवारे के साथ भी उन्होंने संदेश बहुत साफ दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी आपका भी और समीर जी आपका भी हमारे साथ इन दोनों विषयों पर जुड़ने के लिए। धन्यवाद। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं न्यूज नाइट में, जाइएगा नहीं, देखते रहिए डीडी न्यूज। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद और अपने नए कार्यकाल को शुरू करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवेगौड़ा को फोन कर उनका आशीर्वाद लिया। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत दौरे पर आए मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पुष्प कमल दहल पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए भारत दौरे पर हैं। सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए न्यूज़ 9। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अलग अलग थीम पर आधारित होता है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खास थीम रखा गया है और वो थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। डीडी न्यूज से खास बातचीत में आयुष सचिव वैद्य राजेश कुटेचा ने कहा कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार थीम बहुत इंटरेस्टिंग है, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए प्रत्येक वर्ष एक थीम होती है, जैसे पिछले वर्ष में वसुदेव कुटुंबकम थी। इस वर्ष जो ये है तो सेल्फ एंड सोसाइटी का मतलब ये कि स्वयं के लिए और समाज के लिए योग। तो योग का दोनों पर्सपेक्टिव है कि हम स्वयं के लिए, स्वयं के स्वास्थ्य के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए हम योग का प्रयोग करते हैं। अष्टांग योग की बात कर रहा हूँ। और ऐसे ही समाज के लिए भी योग के माध्यम से हम कितना समाज के लिए काम कर सकते हैं, समाज का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ये बहुत यूनिक थीम है, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। ये इस बार इस पर हम काम कर रहे हैं। आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि योग को घर घर लोकप्रिय करने के लिए कई नए कंपटीशन शुरू किए गए हैं। लोग अपने परिवार के साथ योग करते हुए 2 मिनट का वीडियो शेयर कर सकते हैं।
और न्यूज़ नाइट में आज बस इतना ही। अन्य खबरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। इन खबरों को आप देखिए फटाफट अंदाज में। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार मामले में प्रज्वल रेवन्ना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रेवन्ना बेंगलुरु सेंट्रल जेल में 24 जून तक रहेंगे। इससे पहले 6 जून को ही सुनवाई में कोर्ट ने आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को 10 जून तक के लिए SIT की हिरासत में भेजा था। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के जिरीबाम दौरे से पहले उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात सुरक्षा कर्मियों की टीम पर आज सुबह हमला हो गया। इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने घायल सुरक्षाकर्मी से मुलाकात कर हमलावरों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। उत्तर प्रदेश के अकबर नगर में कुकरेल नदी के पास बसाई गई अवैध कॉलोनियों को हटाए जाने की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई है। प्रशासन ने आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए इलाके में कई बहुमंजिले इमारतों को जमींदोज करने का काम शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुकरेल नदी को बचाने के लिए राज्य सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई को सही करार दिया था। नीट परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने के NTA के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर हुई हैं। आंध्र प्रदेश के एक उम्मीदवार जरीपते कार्तिक की SC में दायर याचिका में जल्द सुनवाई की मांग की गई है। हालांकि याचिका अभी सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पवित्र अमर गुफा में नुकसान पहुंचाने की न्यायिक जांच के आदेश दिए। पवित्र अमर गुफा में पूज्य जैद खाम को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई थी। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ये जानकारी दी। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने विभव के खिलाफ दर्ज FIR में सबूतों के साथ छेड़खानी करने वाली IPC की धारा 201 भी जोड़ी। दरअसल विभव ने अपने फोन को फॉर्मेट कर दिया था और पुलिस को उसका पासवर्ड अभी तक नहीं बताया है। पुलिस को आशंका है कि विभव के इसी फोन से स्वाति मालीवाल का एडिटेड वीडियो फॉरवर्ड किया गया था। दिल्ली जल संकट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को याचिका में खामियों को दूर न करने के लिए लगाई फटकार। याचिका में हरियाणा को राष्ट्रीय राजधानी में जल संकट को कम करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।